नेक्स्ट टॉपिक है होडियोलम। होडियोलम में क्या होगा कि आपके पास ना इन्फेक्शन हो जाएगा लैश फॉलिकल का। अब ये जो आईलैशेस होते हैं इनमें फॉलिकल्स होते हैं, जिस तरह से आपने देखा था ना कि जो आपकी ईयर कनाल है वहां पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, तो स्टेफ यूरियस जाके उस हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन करा देता है, जिससे फ्रंकल फॉर्मेशन हो जाती है। नोज में भी फ्रंकल फॉर्मेशन है, हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन। तो बिल्कुल वैसे ही जो आईलैशेस है, अगर इनमें हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन होगा तो उसे हम कहेंगे होडियोलम, होडियोलम एक्सटर्नम। ठीक है। तो क्या होगा, आईलैश के फॉलिकल का इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर इसके साथ ही यहाँ पे ग्लैंड ऑफ ज़ीस और मोल होते हैं मार्जिन पे, उनका भी साथ इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसको फिर होडियोलम एक्सटर्नम कहते हैं। होता है इसमें ये कि बहुत पेन होती है, टेंडरनेस होती है आईलिड में। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पे एक नोड्यूल बन जाएगा, पेनफुल नोड्यूल होगा, और उस नोड्यूल को पस ने सराउंड किया होगा। इसके अलावा उस नोड्यूल के सेंटर में आपको आईलैश नजर आएगी, क्योंकि उसके फॉलिकल का इन्फेक्शन है तो आईलैश उसके सेंटर में होगी और पस ने उस नोड्यूल को सराउंड किया होगा। आप एग्जामिनेशन करोगे, स्टिटम एग्जामिनेशन करोगे, आप देखोगे आपको जो है वो वहां पे पस नजर आएगी। और दूसरा इसमें ये होता है कि बहुत ज्यादा स्वेलिंग हुई होती है, टेंडरनेस हुई होती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसको हमने मैनेज कैसे करना होता है, मैनेजमेंट इसकी अगर पूछी जाए तो मैनेज आपने ऐसे करना होता है। सबसे पहले तो आपने वही चीजें हैं कि एंटीबायोटिक्स दे दोगे, ठीक है, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे दोगे, इसके अलावा सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे देनी है, साथ एनाल्जेसिक्स, क्योंकि इसमें पेन हो रही है तो एनाल्जेसिक्स दे देने हैं, वार्म कंप्रेसेस यूज करने हैं। ये तो चीजें तकरीबन वो क्लेजोन वाली हैं। लेकिन एक इसमें होता है कि इसमें हम पस इवैक्यूएट कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें भी नोड्यूल्स बन रहे हैं और पस मौजूद है, तो उसको कैसे इवैक्यूएट करना है कि जो जहां पे आपको नजर आ रहा है ना कि नोड्यूल बना हुआ है, पस जमा है, उसमें जो लैश होती है ना उसको पुल आउट कर लेते हैं, खींच लेते हैं, जिससे क्या होगा कि वो जो पस है ना वो बाहर आ जाएगी। तो इसमें इवैक्यूएट इस तरह से करते हैं पस को। ठीक है। तो ये हो गया होडियोलम एक्सटर्नम। और मैंने बताया कि लैश फोलिकल का और ग्लैंड ऑफ ज़ीस और मोल का ये इन्फेक्शन होता है। होडियोलम इंटरनम क्या होता है कि अगर मिबोमियन ग्लैंड का इन्फेक्शन हो जाए, इसमें भी आईलिड पूरी की पूरी रेड हो जाती है, टेंडर हो जाती है, ठीक है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा इसमें ये होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी फाइंडिंग है वो ये होता है कि अगर आप इसको प्रेशर अप्लाई करोगे ना, थोड़ा सा प्रेस करोगे, तो जो मेबोमियन ग्लैंड है ना उनके ओरिफिस से, उनके डक्ट से पस बाहर आएगी। सही है। तो इसमें वो नहीं होता कि लैश को सराउंड किया है पस ने या लैश फोलिकल में है, क्योंकि ये मेबोमियन ग्लैंड की थोड़ा पीछे जो मेबोमियन ग्लैंड पड़ा होता है, तो इसमें आपको उसके डक्ट से पस नजर आएगी। अगर आप लिडिवरियन करके देखोगे तो आपको शाइनी डक्ट्स नजर आएंगी मेबोमियन ग्लैंड की। तो ये इसकी फाइंडिंग होती है। दूसरा, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो बिल्कुल वैसे एनाल्जेसिक्स देंगे, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स हैं, टॉपिकल है, वार्म कंप्रेसेस है। एक चीज डिफरेंस करिए कि यहाँ पर इवैक्यूएशन ऑफ पस कैसे करनी है, तो यहाँ पर जो है हमने बिल्कुल वैसे ही लीड को इवर्ट करके कंजक्टिवा में एक इंसिजन देना है, जैसे क्लेजोन ने दिया था। ठीक है। तो इसको ऐसे पस को इवैक्यूएट करते हैं। और होडियोलम एक्सटर्नम में कैसे इवैक्यूएट करते हैं कि लैश फॉलिकल को पुल आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ब्लिफराइटिस। ब्लिफराइटिस अब क्या है कि क्रोनिक या सब एक्यूट अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए आईलिड के मार्जिन की। अब ब्लिफराइटिस दो तरह का होता है, एक होता है अल्सरेटिव और दूसरा होता है स्क्वेमस। ये दोनों ही एंटीरियर ब्लिफराइटिस की टाइप्स हैं। स्क्वेमस की बात, बल्कि पहले अल्सरेटिव की बात कर लेते हैं। अल्सरेटिव की बात करें ना तो ये आपके पास ग्लैंड ऑफ ज़ीस और ग्लैंड ऑफ मोल का ही इन्फेक्शन है, उनकी इन्फ्लेमेशन है। ठीक है। क्योंकि जब भी आईलिड मार्जिन की बात होती है ना तो ग्लैंड ऑफ ज़ीस और ग्लैंड ऑफ मोल आ जाते हैं यूजली उसमें। तो अल्सरेटिव ब्लिफराइटिस को कैसे डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं कि अगर सब एक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाए लैश फॉलिकल की और ग्लैंड ऑफ ज़ीस और ग्लैंड ऑफ मोल की, तो उसे हम अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस कहते हैं। इसकी क्लिनिकल फीचर क्या है, इसमें सबसे पहले तो बहुत ज्यादा आपको पेशेंट आके बताएगा कि लैक्रीमेशन है, इचिंग है, इचिंग उसे सेंसेशन होगी, लैक्रीमेशन होगी, फोटोफोबिया वगैरह की सिम्टम। ठीक है। और जो सबसे इसकी मेन सिम्टम होती है वो ये कि आईलैशेस की ना ग्लूइंग टुगेदर हो रहे होते हैं, मैटेड टुगेदर, आपस में जुड़ रहे होते हैं। ठीक है। ग्लूड हो रहे होते हैं आपस में सिक्रेशंस की वजह से। दूसरा, जब आप एग्जामिनेशन करोगे तो आपको क्या चीजें मिलेंगी, सबसे पहले तो आपको आईलिड के मार्जिन बहुत रेड नजर आएंगे, इन्फ्लेम नजर आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पस नजर आएगी, और पस क्या करेगी कि वो ना ड्राई होकर उसने क्रस्ट बनाए हुए होंगे। इन क्रस्ट को अगर आप, जैसे ये ड्राइड पस है ना तो इसने क्रस्ट बना लिए, इन क्रस्ट को अगर आप रिमूव करने की कोशिश करोगे तो वहां पे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, अल्सर बन जाएंगे। ठीक है। और उसके अलावा आईलैशेस आपको मैटेड टुगेदर नजर आएंगी। तो ये इसके कुछ साइंस है जो हमें स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पे नजर आएंगे। ठीक है। सिम्टम्स क्या थे, लैक्रीमेशन, बहुत ज्यादा पानी आता है आंखों से, फोटोफोबिया होता है, इचिंग होती है। उसके बाद अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें ना, इसकी कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशंस कुछ तो आईलिड से रिलेटेड है, कुछ कंजक्टिवा से रिलेटेड है, कुछ कोर्निया। आईलिड से रिलेटेड अब क्या होगा, ट्रिकियासिस हो जाएगा, यानी कि ट्रिकियासिस में ये होता है कि जो आईलिड है ना वो आईलैशेस है, सॉरी, वो मिसडायरेक्टेड हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद जो मेडारोसिस है उसमें क्या होता है कि आईलैशेस का लॉस हो जाता है। पोलियोसिस में क्या होता है कि आईलैशेस पेल हो जाते हैं ना, ऐसे याद कर सकते हैं, पोलियोसिस पेल हो जाते हैं, यानी उनका लॉस ऑफ कलर हो जाता है। उसके अलावा रिकरेंस हो सकती है कि क्लेजियन बार बार बन रहा है, ये भी हो सकता है, टोसिस भी हो सकता है। कंजक्टिवा की कॉम्प्लिकेशन बहुत आसान है कि कंजक्टिवाइटिस होगा। ठीक है। कोर्निया की कॉम्प्लिकेशन ये है कि केराटाइटिस होगा, पंक्टल केराटाइटिस या मार्जिनल केराटाइटिस होगा। इसके अलावा कोर्निया में टीयर फिल्म की भी अनस्टेबिलिटी हो जाती है, ये भी याद रखना है। ट्रीटमेंट ब्लिफराइटिस का क्या है, ट्रीटमेंट बहुत आसान है। सबसे पहले तो अपने आईलिड हाइजीन मेंटेन करनी है। ठीक है। सबसे मेन इसका पॉइंट यही होता है। 25% बेबी शैम्पू से ट्वाइस अ डे जो है वो कॉटन बड उसमें डिप करके तो आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है, अपनी आईलिड पे स्क्रबिंग करनी है उनकी मदद से, ताकि जो भी क्रस्ट वगैरह है ना वो ना बने, वो रिमूव हो जाए। ठीक है। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स अप्लाई करने हैं, स्टीरोइड अप्लाई करने हैं टॉपिकल, और आर्टिफिशियल टीयर, क्योंकि इसमें टीयर इंस्टेबिलिटी
पॉसिबिलिटी थी तो आर्टिफिशियल टीयर भी देने हैं और ओरली एंटीबायोटिक्स भी देनी है। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब ये था अल्सरेटिव ब्लेफाइटिस। अगर स्क्वेमस ब्लेफाइटिस की बात करें ना, तो उसमें आपको ये वाली प्रेजेंटेशन मिलती है, ठीक है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, ये क्यों हो रहा है, तो ये असल में ग्लैंड ऑफ जीस और मोल का ही डिसऑर्डर है, ठीक है। क्योंकि जहां पे भी लिड मार्जिन की बात आएगी ना, वहां पे वही ग्लैंड होंगे, तो उन्हीं दोनों का डिसऑर्डर है ये। लेकिन इसमें ये हो रहा है कि वो एक्सेसिव सिक्रीशन कर रहे हैं, जो ग्लैंड ऑफ जीस और मोल है वो एक्सेसिव लिपिड सिक्रीट कर रहे हैं। वो जो लिपिड है वो यहाँ पर आईलिशेस पे आपको नजर आएगा, आईलिशेस आपको ग्रीसी नजर आएंगे। अब पेशेंट आके क्या कंप्लेन देगा, हिस्ट्री क्या मिलेगी, सिम्टम्स क्या मिलेंगे। हिस्ट्री में आपको ये मिल सकता है कि बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट है, बहुत ज्यादा इरिटेशन है, वाटरिंग हो रहा है और फॉलिंग ऑफ आईलिशेस, आईलिशेस जो है ना वो उतरते जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि जो व्हाइटिश सा मटीरियल है ना, जैसे इस पिक्चर में भी नजर आ रहा है, डेंड्रफ लाइक मटीरियल है, वो आईलिशेस पे जमा हो जाता है, व्हाइटिश सा मटीरियल जमा हो रहा है आईलिशेस पे। ये होंगे आपके जो सारे सिम्टम मिलेंगे। तो ये उससे कैसे डिफर कर रहे हैं अल्सरेटिव से। उसने ये नहीं कहा कि आईलिशेस ग्लू टुगेदर, उसने कहा कि डेंड्रफ सा मटीरियल मेरे आईलिशेस पे मौजूद होता है, मेरे आईलिशेस गिरते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा इरिटेशन है, इचिंग है, ठीक है। अगर आप इसका एग्जामिनेशन करोगे तो आपको आईलिशेस ऐसे नजर आएंगे, शाइनी और वैक्सी नजर आएंगे आईलिशेस, ठीक है। और उन पे आपको डेंड्रफ लाइक मटीरियल, एक तो शाइनी हुए ऊपर से उन पर डेंड्रफ लाइक मटीरियल भी है। और इस पे ये जो स्केल से बने होंगे ना, बहुत सॉफ्ट से स्केल होंगे, अगर आप इनको रिमूव करोगे इजिली रिमूव हो जाएंगे, बिल्कुल ब्लीड नहीं करेंगे। जैसे वहां पर जो क्रस्ट थे ना, उनको जब हम रिमूव करते थे तो वो ब्लीड करते थे, लेकिन यहाँ पे तो बहुत शाइनी और वैक्सी अपीयरेंस है और सॉफ्ट से स्केल बने हुए हैं और डेंड्रफ लाइक मटीरियल है। तो ये सारा इसका एग्जामिनेशन है, इस फिगर को याद रखना है। उसके बाद क्या होगा कि अगर इस कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन इसकी वही वाली है कि मेडरोसिस हो सकता है, ट्रिकियासिस हो सकता है, पोलियोसिस हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट भी वही है कि आईलिड हाइजीन मेंटेन करनी है आपने, जो है वो टॉपिकल एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड यूज करने हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस। ये तो इंटीरियर की दो टाइप थी ना, ग्लैंड ऑफ जीस और मोल का। पोस्टीरियर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सिंपली ये है कि अगर मिबोमियन ग्लैंड है ना, अगर उसका इन्फेक्शन हो रहा है तो जो ब्लीफराइटिस होता है उसको पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस कहते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको फीचर मिलता है ना हिस्ट्री में, वो ये मिलता है कि बर्निंग सेंसेशन इन द आई। क्योंकि इसकी जो सिक्रीशन होंगे ना, अब ये भी एक्सेसिव सिक्रीशन कर रहा है, एक्सेसिव लिपिड सिक्रीट कर रहा है। जो ग्लैंड ऑफ जीस और मोल एक्सेसिव सिक्रीशन कर रहे थे वो तो आईलिशेस पे आके जमा होती जा रही थी ना, वैक्सी हो गई थी। लेकिन अब ये जो लिपिड सिक्रीशन कर रहा है वो हमारी आई में जा रही है डायरेक्टली। जब वो आई में जा रही है तो आई में बर्निंग सेंसेशन होगी। तो ये इसका मेन फीचर होता है कि बर्निंग सेंसेशन इन द आई। इसके अलावा जब आप एग्जामिनेशन करते हो ना, तो आपको क्या मिलता है, आपको आईलिड के मार्जिन पे या इधर कैंथस पे ना आपको फोम लाइक सिक्रीशंस मिलती हैं, क्योंकि वो लिपिड ही होता है, तो फोम लाइक सिक्रीशंस आपको मिल रही होती हैं। दूसरा, इसमें आईलिड की वजन करके देखोगे तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको वहां पर बताया था होडियोलम इंटरनम में, बिल्कुल वैसे शाइनी डक्ट्स आपको नजर आएंगी, पस की वजह से, पस में बोमियन ग्लैंड की डक्ट से पस बाहर आ रही होगी। कॉम्प्लिकेशंस भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, केराटाइटिस हो सकता है। अब इसकी आई लेशेस से रिलेटेड ट्रिकियासिस, मेडरोसिस वगैरह नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आई लेशेस को या उनके फोलिकल्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, आईलिड मार्जिन को नहीं इन्वॉल्व करा। ट्रीटमेंट इसका केस में सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देना होता है। इसका मेन ट्रीटमेंट सिस्टेमिक एंटीबायोटिक है। जो आपका था ना ब्लीफराइटिस एंटीरियर वाला स्क्वेमस या अल्सरेटिव, उसका मेन ट्रीटमेंट था कि आपको आईलिड हाइजीन मेंटेन करनी है। लेकिन इसमें मेन चीज है कि आपको सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देनी है, टेट्रासाइक्लिन, डोक्सीसाइक्लिन वगैरह। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आईलिड हाइजीन मेंटेन करनी है, टॉपिकल स्टेरॉइड आ जाते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स भी आपने इसमें देने हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपके पास होडियोलम, सॉरी होडियोलम कह रही हूँ, ब्लीफराइटिस, पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस, सही हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है दैट इज ट्रिकियासिस। ट्रिकियासिस की हम बात कर रहे थे कि ट्रिकियासिस कब होता है, कि अगर किसी को ब्लीफराइटिस हुआ हो तो उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ट्रिकियासिस। सबसे पहले तो ये चीज ब्लीफराइटिस की कॉम्प्लिकेशन है। किसी को कंजक्टिवाइटिस है, उसके बाद उसको ट्रेकोमा हो गया। ट्रेकोमा में क्या होता है कि स्कारिंग हो जाती है। जब जब स्कारिंग होगी कंजक्टिवा की तो मिसडायरेक्टेड हो जाएंगी लेशेस, ठीक है। उसके बाद ऑटो इम्यून कंडीशन में भी ट्रिकियासिस हो सकता है। उसके बाद केमिकल बर्न्स में भी ट्रिकियासिस हो जाता है, और आईलिड के मार्जिन की इंजरीज हो जाए। तो ये सारी इसकी एटियोलॉजी है, ब्लीफराइटिस में, कंजक्टिवाइटिस में, जैसे ट्रिकोमा में, ऑटो इम्यून कंडीशन में, केमिकल बर्न्स में, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की क्या होती है, अब आप खुद सोचें कि ये आई लैशेज हैं, ये अगर अंदर की तरफ हो गई हैं, ग्लोब की तरफ हो गई हैं, तो यहाँ पे रबिंग होगी, जिसकी वजह से फॉरन बॉडी सेंसेशन, जैसे हमारी आंख में कुछ चला गया, फॉरन बॉडी सेंसेशन होगी, पानी आएगा, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, ठीक है। ये सारे हमें फीचर्स इसके मिलेंगे क्योंकि वो रबिंग हो रही है कोनिया के साथ। उसके बाद कंजक्टिवा में आपको रेडनेस, जब आप एग्जामिनेशन करोगे कंजक्टिवा में आपको रेडनेस नजर आएगी। आपको यहाँ पे कोर्निया में भी कोई एपिथेलियल डिफेक्ट्स मिल सकते हैं, कोर्निया में इवन अल्सरेशन भी हो सकती है, सही है। अच्छा, इसमें ना फर्दर इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है कि कंजक्टिवाइटिस करा सकता है, केराटाइटिस करा सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि जो मिसडायरेक्टेड लेशन हमें इनको रिमूव करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि मैकेनिकली फोर्सेप की मदद से इनके फॉलिकल्स को रिमूव करते जाए, एपिलेशन उसको कहते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं क्रायोथेरेपी कर सकते हैं कि जो लैश फॉलिकल है उनको फ्रीजिंग से डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है। कम टेम्परेचर उनको दें जिसकी वजह से -200 सेंटीग्रेड पे उनको क्रायो प्रोब की मदद से ना डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है। नंबर 3 हम ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें। उसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से डायरेक्टली उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आर्गोन लेजर की मदद से कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज भी हम पेशेंट को देंगे ताकि उसकी जो कोर्निया पे रबिंग हो रही है ना, जिसकी वजह से कोर्निया अल्सरेशन, कोर्निया इन्फ्लेमेशन होगी, तो वो प्रोटेक्ट हो जाए कोर्निया। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम सर्जरी कर दें,
ठीक है। और उसके बाद जो है वो एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोस्टीरियर लेमिला भी कर सकते हैं कि जो पोस्टीरियर लेड का लेमिना उसको एंटीरियरली डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है। तो मेन जो चीजें आपने एपिलेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, क्रायोथेरेपी, आर्गोन लेजर वगैरह याद रखने हैं। उसके बाद ना यहाँ पे एक टर्म आ जाती है, यहाँ पर एक टर्म थी ये वाली, सूडोट्रिकियासिस। सूडोट्रिकियासिस क्या होता है कि अगर आईलैशेस का मिस डायरेक्शन जो है वो एंट्रोपियोन के बाद हो, मतलब हमें ट्रिकियासिस में तो ये था ना कि आईलिड को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आईलैशेस जो है वो मिसडायरेक्टेड हो गए, अंदर की तरफ चले गए। लेकिन अगर पहले किसी को इंट्रोपियोन हुआ है, इंट्रोपियोन का मतलब है उसका आईलिड का पूरा मार्जिन अंदर को मुड़ा है, फिर उसकी जाहिर बात है आईलैशेस भी अंदर की तरफ जाएंगे, तो वो सूडोट्रिकियासिस हो जाएगा। ठीक है। और उसके क्लिनिकल फीचर भी बिल्कुल वैसे होंगे, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लैक्रिमेशन वगैरह। एक डिस्ट्रिकियासिस होता है। डिस्ट्रिकियासिस क्या होता है कि कंजेनिटल एबनॉर्मल एडिशनल रो ऑफ लैशेस, तो आईलैशेस की एक रो की बजाय दो रोज होती हैं, तो उसको डिस्ट्रिकियासिस कहते हैं। चले अब नेक्स्ट आ जाता है एंट्रोपियोन और एक्ट्रोपियोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंट्रोपियोन, एक्ट्रोपियोन, टोसिस, ये सारे। अब एंट्रोपियोन के कॉजेस क्या होते हैं? एंट्रोपियोन की ना या तो कंजेनिटल हो सकते हैं या अक्वायर्ड हो सकते हैं। अक्वायर्ड अब सबसे ज्यादा कॉमन तो योगा के सिनाइल इन्वोल्यूशनल एज की वजह से। दूसरा सिकाट्रिशियल हो सकता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि ट्रिकोमा में। तीसरा स्पास्टिक हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिनाइल की। सिनाइल अब सबसे कॉमन टाइप है, अक्वायर्ड में सबसे कॉमन टाइप सिनाइल है। एल्डरली पीपल में होता है, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें होता है। और होता ये क्यों है? क्योंकि जो आपका ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल है ना, उसमें ओवर राइडिंग हो जाती है, उसके अपने पार्ट ही जो है ना उनकी ओवर राइडिंग हो जाती है। उसका जो प्रीसेप्टल पार्ट है वो ओवर द प्री टार्सल पार्ट, मतलब अगर आपको पार्ट्स के नाम नहीं भी याद रह रहे हैं तो आप ऐसे याद रखो कि जो लोअर लिड के रिट्रैक्टर है, तो उनकी एट्रोफी होती जा रही है, जो रिट्रैक्ट कर रहे थे लोअर लिड को। अब जब वो रिट्रैक्टर की एट्रोफी होगी है एजिंग की वजह से, तो जो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल है ना उसकी पार्ट्स की ओवर राइडिंग हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से फिर वहां पर इंट्रोपियोन हो जाता है। दूसरा था सिकाट्रिशियल। सिकाट्रिशियल क्या होता है कि अगर स्कारिंग हो जाए, कंजक्टिवा में स्कारिंग हो जाए, तो उसकी वजह से, अब स्कारिंग कंजक्टिवा में, कंजक्टिवा वो वाला जो आईलिड के नीचे जो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा है उसमें स्कारिंग की होगी। सबसे पहले तो ट्रिकोमा की वजह से उसमें स्कारिंग हो सकती है, या कोई केमिकल इंजरी लाइक फेस बर्न वगैरह हो, या कोई ट्रोमा हो, तो ट्रोमा की वजह से, केमिकल इंजरी की वजह से या ट्रिकोमा की वजह से स्कारिंग हो जाती है और एंट्रोपियोन हो जाता है। ठीक है। थर्ड वन है स्पास्टिक। स्पास्टिक में क्या होता है कि अगर ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल की एक्सेसिव कंट्रैक्शन हो जाए। सिनाइल में तो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल की ओवर राइडिंग हो रही थी, अब यहाँ पर उसकी एक्सेसिव कंट्रैक्शन हो रही है। ठीक है। लेकिन रीजन इसमें भी वही है कि लोअर आईलिड रिट्रैक्टर की एट्रोफी हो जाए। सही है। लोअर आईलिड अब क्यों हो रही है? तो वो किसी भी रीजन से हो सकती है। उसकी एट्रोफी हो गई, एजिंग की वजह से नहीं हुई, लेकिन किसी भी रीजन से उसकी एट्रोफी हो गई, और उसके बाद क्या हो गया? ओवर ऑर्बिकुलर ओक्यूलाई मसल की एक्सेसिव कंट्रैक्शन हो गई। सही है। अच्छा, अब ओक्यूलर इरिटेशन अगर हो, किसी को कंजक्टिवाइटिस और क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, उसका कंजक्टिवाइटिस ठीक ही नहीं हो रहा, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। या किसी को केराटाइटिस है, तो उस वजह से भी ये हो सकता है कि उसकी जो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल है ना वो एज अ रिस्पॉन्स क्या करेगा? एक्सेसिवली कंट्रैक्ट हो जाएगा, या इवन ऑक्यूलर सर्जरी के बाद भी ये हो सकता है। तो ये तीनों कंडीशन में स्पास्टिक होगा। कंजेनिटल एक रेयर कंडीशन है, ये डेवलपमेंटल इन्फॉर्मिटी होती है। तो अब आपने ये सारी चीजें याद रखनी है कि सिनाइल में क्या था कि लोअर लिड ट्रैक्टर की एट्रोफी थी, ओवर राइडिंग होगी ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई की। और सिकाट्रिशियल में क्या था? ट्रिकोमा की वजह से, केमिकल इंजरी की वजह से, या फिर आपके पास जो लेसरेटिंग इंजरी लाइक ट्रोमा हो जाए। ठीक है। उसके बाद स्पास्टिक में क्या था कि अगर कंजक्टिवाइटिस है किसी को जो ठीक नहीं हो रहा, क्रोनिक है या केराटाइटिस है, कुछ सर्जरी हुई है, उसकी वजह से ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल की एक्सेसिव कंट्रैक्शन हो जाएगी। और कंजेनिटल में तो फिर डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी ही होती है। अब आ जाती है क्लिनिकल फीचर की तरफ। तो क्लिनिकल फीचर्स के क्या मिलेंगे आपको? क्लिनिकल फीचर्स इसके आपको चाहे कंजेनिटल हो चाहे इसमें स्पास्टिक हो, कोई भी एक जैसे ही फीचर होंगे। सबसे पहले तो मिसडायरेक्टेड लैशेस, क्योंकि अब जब आईलिड अंदर की तरफ गया तो आईलैशेस भी साथ ही गई हैं, तो उनकी वजह से वही चीजें कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया वगैरह की सेंसेशन सारी वही मिलेंगी। ठीक है। और साथ एपिथेलियल, अब कोर्निया के साथ रबिंग हो रही है तो कोर्निया में डिफेक्ट्स आ सकते हैं, कंजक्टिवा भी रेड हो जाएगा, ये हमने ट्रिकियासिस में भी देखा था। और ये सारे फीचर जो है ना वो ट्रिकियासिस वाले ही हैं एंट्रोपियोन में भी। साइंस की अगर बात करें तो जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें लिड मार्जिन नजर आएगा कि वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, और जो आईलैशेस है वो भी रब कर रही है कोर्निया के साथ। ट्रीटमेंट अब डिपेंड करता है कोर्स पे। अब अगर किसी को सिनाइल एंट्रोपियोन है, ठीक है, यानी कि उसके लोअर लिड के रिट्रैक्टर की एट्रोफी की वजह से उसमें सिनाइल एंट्रोपियोन है, तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है? हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी में वीस प्रोसीजर आता है, फॉक्स प्रोसीजर, मॉडिफाइड व्हीलर्स ऑपरेशन आता है, और ट्रांसवर्स इवर्टिंग सूचर। ये सारे आपने नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। वीस प्रोसीजर में क्या करते हैं कि जो लीड है उसको उसकी स्प्लिटिंग करते हैं फुल थिकनेस, मतलब ये जो आई लीड है, ये जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, इसमें क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टली जो है इसमें स्प्लिटिंग कर देंगे, और बाद में इवर्ट करके सूचर लगा देंगे। फॉक्स प्रोसीजर में क्या करते हैं? बेस को एक्साइज कर देते हैं, जब उसकी बेसिक साइज हो जाएगी तो वो खुद ही बाहर की तरफ हो जाएगी। ठीक है। मॉडिफाइड व्हीलर ऑपरेशन में क्या करते हैं कि बेस, इसमें भी बेस की रिसेक्शन की जाती है, ट्रायंगुलर रिसेक्शन हो जाती है बेस की, और
बाकी ट्रांसवर्स इवर्टिंग, मतलब आप इनके ट्रांसवर्स इवर्टिंग में तो पता चले ना, उसको इवर्ट करके सूचर लगा देंगे, मतलब आप इनके सिर्फ नाम याद कर लेंगे। सनाल में क्या करेंगे, वीस प्रोसीजर है, फॉक्स प्रोसीजर है, मॉडिफाइड व्हीलर ऑपरेशन है। सिकाट्रिशियल में क्या था कि ट्रेकोमा की वजह से या किसी भी वजह से जो कंजक्टिवा की स्कारिंग हो गई है ना, तो उसकी वजह से एंट्रोपियन हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि माइल्ड है या स्वेर है। अगर तो माइल्ड केसेस है तो हम टार्सल हिंज प्रोसीजर करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि टार्सस को काट के और उसमें सूचर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इवर्ट करके सूचर अप्लाई कर, जैसे यहाँ पर था ना इवर्टिंग सूचर, कुछ वैसा ही हो जाता है टार्सल हिंज प्रोसीजर। और अगर स्वेयर केसेस है तो फिर हमें हो सकता है कि वहां पर जो कंजक्टाइवा की टिश्यू है उसको रिप्लेस करना पड़े, रिप्लेसमेंट उनकी करनी पड़े, ग्राफ्टिंग करनी पड़े, तो वो स्वेयर केसेस में करते हैं। स्पास्टिक में क्या करेंगे, कॉज को ट्रीट करेंगे। अब स्पास्टिक के हमने क्या कॉज पढ़े थे कि अगर किसी को क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस है तो पहले हमें कंजक्टिवाइटिस को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एंट्रोपियन को ठीक कर भी देंगे तो कंजक्टिवाइटिस की वजह से दोबारा एंट्रोपियन हो सकते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस है या केराटाइटिस से पहले उसको ठीक करेंगे। उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि लोअर आईलिड को पकड़ के टेपिंग कर दें, उसको टेप लगा दें ऐसे नीचे को करके, इवर्ट करके, ठीक है। सूचर लगा सकते हैं, आईलिड इवर्टिंग सूचर तकरीबन हम सब में पढ़े हैं। या ये कर सकते हैं कि अगर स्पास्टिक में यही था ना कि ऑर्बिकुलर सर्कुलर मसल की एक्सेसिव कंट्रैक्शन थी, तो हम ऑर्बिकुलर सर्कुलर मसल को टेम्परेली डीनर्वेट भी कर सकते हैं, बोटुलिनम टॉक्सिन यहाँ पे इंजेक्ट कर दें, जिसकी वजह से वो उसकी जो सेंसेशन आना है वो बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो स्पास्टिक हो गया। लास्ट वन ये हो सकता है कि हम सर्जरी कर दें स्पास्टिक के लिए, माइक्टमी कर दें, यानी जो ऑर्बिकुलर ओकुलाई मसल है उसको काट दें, ठीक है, जिससे फिर ये जो एक्सेसिव कंट्रैक्शन है खत्म हो जाएगी। कंजेनिटल में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो डेवलपमेंट इन्हें सही हुआ उसको आप वर्टिंग सूचर वगैरह तो नहीं लगा सकते ना, फिर आपको जो एब्नॉर्मल पोर्शन है उसको रिसेक्ट करना पड़ेगा, और बाकी फिर जो सारी चीजें वो अपनी जगह पे वापस आ जाएंगी, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट थे। आपको तकरीबन सबका मेन मेन नाम ही पता होना तो वो इनफ है। अब हम बात कर लेते हैं एक्ट्रोपियन, एक्ट्रोपियन और टोसिस की फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करें।